बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिएक्शन विद दुआ भट्ट के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं दुआ भट्ट। आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हस्बे रवाई चैनल में नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तिमास है कि पहले रिएक्शन विद दुआ भट्ट को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप हमारी हर खबर से बाखबर रह सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। दुआ वाइस के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में ऐसे हादसे भी पेश आते हैं जिनका खौफ इंसान सालों साल अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल पाता। आज ऐसी ही एक कहानी लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। तो आइए देखते हैं इस इंसान की जिंदगी का ये किस कदर खौफनाक हादसा साबित हुआ। बालाकोट उस रोज गर्मी की शिद्दत से दोज़ख बना हुआ था। हवा भी बोझिल थी, पसीना था कि खुशक होने का नाम नहीं ले रहा था। खावर ने दोपहर के वक्त सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो बिस्तर पर लेटा देर तक करवटें बदलता रहा। दोपहर तक तबीयत खासी बेजार हो चुकी थी। आखिर इसने कार निकाली और शहर की घुटन और गर्मी से बचने के लिए किसी ठंडे मकामात का रुख किया। बालाकोट से कुछ फासले पर छोटी छोटी पहाड़ियों का एक सिलसिला था। ये पहाड़ी सिलसिला खावर की मंजिल थी, क्योंकि यहाँ हवा कदरे खुशक होती थी और शिकार के लिए परिंदे भी बकसरत मिल जाते थे। इससे पहले भी वो कई मरतबा वहाँ आ चुका था। वो इस इलाके से बखूबी आगाह था। खिजराबाद को जाने वाली वो सड़क एक मुद्दत से बंद थी और सरकारी तौर पर भी वीरान करार दी जा चुकी थी। इसने कार इसी सड़क पर डाल दी। इस तरफ ज्यादा लोग नहीं आते थे। घर से चलते वो अशारिया बाई की शिकारी राइफल अख्तियातन साथ लेता आया था और आस्ता आस्ता कार चला रहा था। इसे बिल्कुल जल्दी न थी। वो किसी ऐसी जगह की तलाश में था जहाँ कार छोड़कर पैदल पहाड़ियों में जा सके। आखिर कुछ ही देर बाद इसे ऐसी जगह मिल गई। दो पहाड़ों के दरमियान एक छोटी सी वादी बहुत दूर तक चली गई थी। इसने कार इस वादी में डाल दी। वो आस्था से कार ड्राइव कर रहा था। जिस पहाड़ी की तरफ जाना जाता था वो बेज़ाहिर करीब नजर आ रही थी, लेकिन इसे वहाँ पहुँचने में 2 घंटे से भी ज्यादा वक्त लगा। सूरज गरूब होने के लिए बेताब था। वो आस्ता आस्ता अफक में समाने की कोशिश कर रहा था। ऐसे में दूर की चीजें साफ दिखाई ना दे रही थी। दिन रात के पर्दे में लिपटा जा रहा था। एक पहाड़ी नदी के पेट में इसने कार रोक दी। फिर इसने चारों तरफ गौर से देखा। इसने शिकार की तलाश में दाएं बाएं नजरें दौड़ाई, मगर वहाँ तो कोई शिकार न था। अचानक झाड़ियों में से किसी चीज ने हरकत की। खबर ने फौरन दूरबीन निकालकर आंखों से लगाई और दूसरे लम्हे वो हैरत और खुशी से उछल पड़ा। ये स्याह रंग के नाग की वो किस्म थी जिसके बारे में मशहूर था कि इसका कांटा पानी नहीं मांगता और अगर ये चंद फीट की दूरी से अपना जहर किसी पर फेंकते तो इंसान आरसी तौर पर अंधा हो जाता है और ये हालत कई रोज तक रहती है। खावर दूरबीन की मदद से नाग का मुआयना कर रहा था। वो कुंडली मारे बड़ी शान से बैठा हुआ था। सिटी म्यूजियम का मुंतजिम खावर का दोस्त था। वो कई बार इसकी जुबानी सुन चुका था कि हैवानात में जिंदा या मुर्दा नाग की बड़ी जरूरत है, क्योंकि वो लोग सांपों पर तहकीकात कर रहे हैं। खावर ने फैसला कर लिया कि वो इस नाग का शिकार करेगा और इसे अपने साथ शहर ले जाएगा। डिग्गी से शारिया बाई की राइफल निकालकर कार में बैठा और इसे उठाकर उसी जगह पर ले गया जहाँ से वो झाड़ी 60 फीट के फासले पर थी। कार से उतरकर इसने राइफल में कारतूस भरे और निशाना लेने के लिए कोई नई जगह तलाश करने लगा। खावर चाहता था कि गोली इस तरह चलाए कि नाग की खूबसूरत खाल कम से कम खराब हो। आखिर एक दरख्त की ओर से इसने नाग की खोपड़ी और गर्दन के दरमियानी हिस्से का निशाना लिया और चंद लम्हे रुककर ट्रैगर दबा दिया। नाग का सर फौरन ही गायब हो गया और इसका बाकी हिस्सा दिखाई दे रहा था और इस जलेबी के मुख्तलिफ हिस्से एक दूसरे से लिपट रहे थे। मंजर बहुत ही खौफनाक और लरज़ाखेज था। सांप का जिस्म आस्ता आस्ता मौत के गोश में जा रहा था। कुछ ही देर बाद वो साकत हो गया। खावर फौरन इसकी तरफ लपका। इसने करीब पहुंचकर अच्छी तरह जायजा लिया। ये नाग नर था और गोली इसकी गर्दन में लगी थी। नाग मुर्दा हालत में पड़ा था। वो 6 फीट लंबा और वस्त में इसकी मोटाई एक बालग मर्द की कलाई के बराबर थी। कुंडलियों की वजह से इसे उठाना खासा मुश्किल था। बहरहाल खावर ने बड़ी मुश्किल से नाग को उठाया और इसका अगला हिस्सा उठाकर अंदर धकेल दिया और यूं पिछला हिस्सा खुद ब खुद फिसल कर अंदर जा गिरा। इस काम से फारग होकर इसने
घड़ी पर निगाह डाली, टाइम काफी हो चुका था। झाड़ियाँ बहुत वीरान थी। अंधेरा फैलते ही इनमें रास्ता तलाश करना बड़ा मुश्किल काम था। कार की हेडलाइट्स रोशन थी, इसके बावजूद कई बार कार का पहिया गड्ढों में गिरते गिरते बचा। थोड़ी देर बाद हमवार मैदान आ गया। खबर ने कार की रफ्तार तेज कर दी। अचानक बायां पहिया गड्ढे में जा गिरा और एक जबरदस्त झटके से इसके औस्तान खता होके नाग मुर्दा ही सही, फिर भी इसकी दहशत इतनी ज्यादा थी कि खबर के सोचने समझने की सलाहियतें ही खत्म हो गई। तो अच्छा हुआ कि पहिया खाई से निकला और एक झटका लगा और मुर्दा साहब आज खुद अपनी पहली जगह पर चला गया। अब खबर इस फिक्र में था कि जल्दी शहर पहुंच जाए ताकि नाग को म्यूजियम के नाज़िम के सुपुर्द कर दे। म्यूजियम का नाज़िम शाम 6 बजे अपने घर चला जाता था। खबर ने सोचा कि नाग इसके घर पहुंचा दूं। बड़ी सड़क पर पहुंचते ही इसे सर्दी का एहसास हुआ। इसने कार एक तरफ रोक कर लाकर में से 19 जर्सी निकालनी चाहिए। उस वक्त ऐसी आवाज उभरी जैसे टायर पंचर हो गया था। खबर का बड़ा हुआ हाथ वही रुक गया। इसने कान लगाकर सुना, आवाज बंद हो चुकी थी। कई मिनट तक गौर करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा कि दरवाजे में जो दराजे हैं, ये आवाज हवा के इनमें से गुजरने की वजह से पैदा हुई थी। बालाकोट की तरफ जाने वाली सड़क बिल्कुल सुनसान थी। खबर ने कार पूरी रफ्तार पर छोड़ रखी थी। मीलों दूर बालाकोट शहर की रोशनियां नजर आने लगी। नाग मुर्दा था, इसके बावजूद खबर कार में इसकी मौजूदगी से परेशान था। इसकी अवालीन ख्वाहिश ये थी कि जल्दी इसे म्यूजियम के नाज़िम के सुपुर्द कर दे। शहर की रोशनियां देखकर खबर मुतमिन हो चुका था, लेकिन फौरन ही एक ऐसा वाकया पेश आया कि खबर के औस्तान खता होके और वो अपनी बेवकूफी पर पछताने लगा। एक मोड़ पर जब खबर ने तेजी से स्टीयरिंग घुमाया तो कोई चीज इसकी पुश्त को छू गई। पहले तो वो समझा कि मुर्दा नाग दोबारा इसकी कमर पर आन पड़ा है, लेकिन जल्द ही ये गलतफहमी दूर हो गई। वो चीज आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रही थी। खबर के जिस्म में खौफ की एक लहर दौड़ गई। इसे यूं महसूस हो रहा था जैसे किसी ने अपनी उंगली इसकी पैंट की जेब में ठोंस रखी हो और अब इसकी उंगली को हरकत दे रहा है। खबर के कान खड़े होके वो हल्की आवाज सुनने की पूरी कोशिश कर रहा था। इस कोशिश के नतीजे में इसकी गर्दन की रगों में दर्द होने लगा और कान पट्टियों में जलन महसूस हुई। फिर कार के अकबी हिस्से से एक ऐसी आवाज सुनाई दी। ये आवाज नाग की कुंडलियों के एक दूसरे से टकराने से पैदा हो रही थी। 6 फीट लंबा और इंतहाई जहरीला नाग जिंदा था। शदीद खौफ की वजह से खबर ने चीखना चाहा, लेकिन इसका हलक खुश्क हो चुका था, इसलिए आवाज ना निकल सकी। खबर ने मौका देखने की कोशिश की, मगर इसमें हिम्मत न थी। खौफ पूरी तरह जिस्म में सराहत कर चुका था। वो सोचने लगा, अगर नाग ने अपनी जहरीली सांस मुझ पर छोड़ दी तो मैं अंधा हो जाऊंगा और बचने की रही सही उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। दरवाजे के हैंडल की तरफ हाथ बढ़ाया। खबर का ख्याल था कि मैं कार से नीचे उतर जाऊं तो डिग्गी से राइफल निकालकर नाग का खात्मा कर सकता हूं। इस ख्याल पर सोचते हुए इसने आस्तगी से ब्रेक लगाई ताकि ना तो झटका महसूस हो और न ही आवाज पैदा हो। इसे डर था कि अचानक कार की हरकत बंद हो जाने से ना कहीं इसे डस न ले, लेकिन किस्मत ने इसका साथ ना दिया। इसके वहमो गुमान भी ना था कि दरवाजे का हैंडल ऐन मौके पर धोखा दे जाएगा। गोया हैंडल पहले भी कई मरतबा खराब हो चुका था। दरवाजे को ना खुलना था, ना खुला। दरवाजे का शीशा नसब खुला था। खबर ने इसे पूरी तरह खोलना चाहा, मगर इसे कामयाबी न हुई। दाईं तरफ के दरवाजे से मायूस होकर खबर ने बाएं दरवाजे पर तवज्जो दी, लेकिन नाग का दरमियानी हिस्सा दरवाजे के बिल्कुल पास था और इसकी दुम खबर के साथ वाली कुर्सी से लिपट रही थी। इस दरवाजे तक पहुंचना खबर के लिए मुमकिन न था। अगर वो कोशिश करता तो नाग इसे डस लेता। अब तो एक ही सूरत थी कि वो जल्दी शहर पहुंचने की कोशिश करे। इस वक्त तक शायद कोई ऐसी सूरत पैदा हो जाए कि दायां दरवाजा खुल पाए या फिर नाग बाएं दरवाजे से हट जाए। इसे फिर अचानक नाग की फुंकार सुनाई दी। खबर ने शीशे को जरा सा टेढ़ा किया ताकि अकबी हिस्से में नाग की पोजीशन का अंदाजा कर सके। उफ मेरे खुदा! नाग सीट से कोई 1 इंच ऊंचा था और अपना फन दाएं बाएं लहरा रहा था। खबर को यकीन था इस तरह लहराते हुए अगर वो इस तक पहुंचना चाहे तो बखूबी पहुंच सकता था। खबर ने अपना जिस्म सुकड़ लिया और स्टीयरिंग पर झुक गया। वो अपने बचाव के लिए इससे ज्यादा कुछ न कर सकता था। थोड़ी थोड़ी देर बाद वो आईने की तरफ देख लेता, लेकिन नाग की पोजीशन वही थी और दरवाजे से हटने का नाम न ले रहा था। एक और बात जिसने खबर ने शिद्दत से महसूस किया वो ये था, कोई ट्रक या बस सड़क से गुजरती तो लर्जिश से नाग गजबनाक होकर फुंकारने लगता, क्योंकि वो बार बार खिसक कर खबर की तरफ आ जाता था। इसलिए खबर ने फैसला किया कि वो अपनी कार का बायां पहिया सड़क से नीचे रखे ताकि नाग का बोझ बाईं तरफ
पड़ जाए। बालाकोट की इजाफी बस्तियां शुरू हो गई थी। इक्का दुक्का राहगीर नजर आ रहे थे, इसलिए खावर ने रफ्तार आस्ता कर दी। अचानक इसने महसूस किया कि नाक की सरसराहट सुनाई नहीं दे रही। इसने आईने पर नजर डाली, नाक कहीं दिखाई न दिया। इसने पीछे मुड़कर भी देखा, लेकिन बेसुध बाएं दरवाजे पर वो जगह भी खाली थी जहाँ कुछ देर पहले नाक का सर पड़ा था। खावर ने समझा शायद नाग सुराग से बाहर निकल गया है। इसने इस मौजे पर खुदा का शुक्र अदा किया। इसका हलक सूख चुका था और वो कुछ पीना चाहता था। इसे फौरन ख्याल आया कि कार रोक लूं, लेकिन एक खौफनाक हकीकत ने इसे इस अमर से बाज रखा। नाग की दम आस्ता आस्ता इसकी गोद की तरफ आ रही थी। खावर ने झुककर देखा तो नाग इसके साथ वाली सीट के नीचे लेटा हुआ था। गर्दन में जख्म आने के बायस वो अपना सर अच्छी तरह उठा नहीं सकता था। ताहम दुम और जिस्म का बाकी हिस्सा बिल्कुल ठीक था। देखते ही देखते इसका निसफ हिस्सा खावर की गोद में आ गया। अब हालत ये थी कि इसका सारा और अगला हिस्सा साथ वाली सीट और बाईं दरवाजे के दरमियान था और बाकी हिस्सा खावर की गोद में था। खावर का सारा जिस्म पसीने में नहा गया। हलक में जैसे कांटे चुभने लगे। मौत आंखों के सामने रक्स कर रही थी। मौत एक लाजमी अमर है, लेकिन नाग के हाथों जो मौत मिलने वाली थी, इसके तस्वर से ही इसके रंगोटे खड़े हो गए थे। शायद घबराहट के आलम में इसने कार की रफ्तार और तेज कर दी। 1 मिनट गुजर गया, 2 मिनट गुजर गए। फिर उस वक्त नाग का वो हिस्सा जो खावर की गोद में पड़ा था जलेबी की शक्ल अख्तियार करने लगा। इस जलेबी के मुख्तलिफ हिस्सों से एक दूसरे से टकराते ही जो सरसराहट पैदा हुई, इसने इसके रह सहे उस्तान खता कर दिए। इसने ट्रैफिक की परवाह न करते हुए कार की रफ्तार मजीद तेज कर दी। म्यूजियम के नाज़िम का घर इसी जगह मौजूद था, जिसके गिर्द दायरे की शक्ल में एक सड़क गुजरती थी। खावर इस सड़क पर चक्कर काटने लगा। इसका ख्याल था कि इस तरह एक कार को चक्कर लगाते देखकर नाज़िम और इसका मुलाजिम इसकी तरफ मतवज्जा जरूर होंगे और जब वो इसके पास आएंगे तो वो इन्हें इशारे से अपनी गोद में पड़े हुए सांप के मुतल्लिक बताएगा। लेकिन इसका ये अंदाजा इसके कार आमद न हुआ। किसी ने भी इसकी तरफ तवज्जो न दी। इसके बरअक्स ऊंची नीची सड़क पर कार हचकोले खाती तो नाग का सर जो साथ वाली सीट पर पड़ा था 2-3 बार बेचैनी से हरकत की। खावर ने फौरन कार को एक हमवार सड़क पर डाल दिया। अब इसका रुख अपने घर की तरफ था। इंतहाई खौफ से इसके सोचने समझने की सलाहियतें खत्म होती जा रही थी और सारा जिस्म पसीने में नहा रहा था। वही एक मरतबा तो कार का एक्सीडेंट होते होते बचा। वक्त का एहसास खत्म हो गया था। न जाने कितने मिनट और कई रस्तों से वो घर पहुंचा। पर कैफ घर के सामने जाकर इसने हारन बजाना शुरू कर दिया। इसका ख्याल था कि मुलाजिम हारन की आवाज सुनकर बाहर आ जाएगा, लेकिन हारन की आवाज पैदा होते ही नाग फनकारने लगा। नाग बार बार हारन की आवाज सुनकर गज़बनाक हो गया और इसका वो हिस्सा जो खावर की गोद में था बड़ी बेचैनी से हरकत करने लगा। खावर ने इसमें आफियत समझी तो फौरन यहाँ से रुखसत हो जाए। घर की तमाम बत्तियां गुल थी। इसने सोचा शायद मुलाजिम बाजार गया हो। राजा इसने बाजार का रुख किया। अब इसके सामने 2 मकसद थे। अव्वल ये कि शायद मुलाजिम मिल जाए। वो कार देखकर यकीनन इसकी तरफ आएगा और अस खुद देख लेगा कि वो किस मुसीबत में मुब्तला है। दूसरा कि बाजार में खासी भीड़ होगी। हो सकता है इस भीड़ में से कोई इसकी कार में झांक ले और दूसरे लोगों को नाग की मौजूदगी से खबरदार कर दे। बाजार में पहुंचकर इसने कार की रफ्तार आस्ता कर दी। इन रोशनियों की वजह से जो कार के अंदर आ रही थी नाग में शदीद बेचैनी पैदा कर रही थी। अचानक इसका सर अपनी जगह से उठा। इसने पन फैलाकर खावर की तरफ देखा। इसकी आंखें, उफ मेरे खुदाया, इन आंखों में जाने क्या जादू था कि इसका सर तेजी से चकराने लगा। इसे यूं लगा जैसे वो नाग के सामने बिल्कुल बेबस हो गया हो। इस वक्त उसे लगा जैसे नाग इस पर हमला करने वाला था। खावर ने फौरन कार रोकी और एक शख्स को मदद के लिए अपनी तरफ इशारा से बुलाया, लेकिन इस शख्स ने इसकी कोई परवाह न की। इसने एक और राहगीर को इशारा किया। इधर नाग आस्ता आस्ता इसकी तरफ बढ़ रहा था। नाग का सर अब इसकी गोद में पहुंच चुका था। खावर ने एक बार फिर कार चला दी और बड़े चौक के ऐन दरमियान में लाकर इसे रोक दिया। ये आखिरी हरबा था जिसे वो इस्तेमाल कर सकता था। 1 मिनट गुजर गया, 2 मिनट गुजर गए, 3 मिनट गुजर गए। ट्रैफिक सार्जेंट की सीटियां सुनाई देने लगी। चौक में ट्रैफिक बंद हो चुकी थी और दाएं बाएं आगे पीछे गर्ज हर तरफ गाड़ियों के हारन बज रहे थे। तेज रोशनी और हंगामे से घबराकर नाग ने सर उठाना शुरू कर दिया, मगर गर्दन में जो सुराख हो चुका था इसकी वजह से वो इसकी गोद से कोई 6 इंच से ज्यादा न उठ सका। खावर के सारे जिस्म में लर्जिश पैदा हुई और नाग कुंडलियां बनाने लगा। ट्रैफिक सार्जेंट खावर की कार की तरफ लपका और नहायत गुस्से से एक तरफ देखते हुए बोला, क्या बात है मिस्टर, तुमने यहाँ कार क्यों रोक ली? खावर ने बोलना चाहा मगर जुबान साथ
साथ ना दे सकी। सार्जेंट और करीब आ गया। मैं पूछता हूँ ये सब क्या हो रहा है, जवाब क्यों नहीं दे रहे। ये कहता हुआ सार्जेंट आगे बढ़ा और झुककर इसके कार के अंदर नजर डाली। इस वक्त नाग खावर की झोली में उठने की कोशिश कर रहा था। सार्जेंट ने फौरी सूरत हाल की नजाकत बांप ली और पूरी कुव्वत से दरवाजे को अपनी तरफ खींचा। खावर ने हाथ के इशारे से इसे बताया कि दूसरी तरफ से आओ। वो चक्कर काट कर दूसरी तरफ पहुंचा। इस दौरान में नाग अपने पेट के जोर पर खड़ा होने में कामयाब हो गया था और खावर के चेहरे के करीब आकर अपना फन लहरा रहा था। सार्जेंट ने एक झटके से बायां दरवाजा खोला और नाग को इस हालत में देखकर फौरन पीछे हट गया। खावर ने एक सरदाह भरी और अपने चेहरे और गर्दन के गलाई हिस्से पर किसी जगह नाग के हमले का इंतजार करने लगा। सार्जेंट ने फुर्ती से रबड़ का पायदान उठाया जो दोनों सीटों के दरमियान बिछा हुआ था और इसे दोहरा करके नाग का सर दबोच लिया। इस एक लम्हे को गनीमत जानकर खावर ने नाग का बाकी जिस्म उठाकर कार की पिछली तरफ फेंक दिया। सार्जेंट ने नाग के सर समेत पायदान को कार की अकबी दीवार पर दे मारा। खावर की टांगें लर्ज रही थी और सर बुरी तरह चकरा रहा था। कोशिश के बावजूद वो अपने पैरों पर खड़ा न रह सका और वहीं सड़क के वस्त में बैठ गया। सार्जेंट ने कार का दरवाजा बंद करके इसे उठाया और सहारा देकर करीबी रेस्टोरेंट में ले गया। थोड़ी देर बाद किसी ने ठंडे पानी का गिलास इसके होठों से लगा दिया। अगले दिन खावर अपने दोस्त के पास गया जो म्यूजियम का नाज़िम था। गुज़श्ता रात पुलिस सार्जेंट ने खावर की हदायत पर नाग इसके वहाँ पहुँचा दिया था। खावर को देखते ही नाज़िम कहका लगाकर बोला, यार तुम बेकार में इस नाग से डरते रहे, यार तुम बेकार में ही इस नाग से डरते रहे। तुम्हारी जगह मैं होता तो इसे गले का हार बना लेता। भाई वो तो मासूम बच्चे की तरह बेसर था, अभी थोड़ी देर पहले मरा है, वरना मैं तुम्हारे सामने अपने दावे का अमली सबूत पेश करता। वो नहायत जहरीला है लेकिन तुम्हारी राइफल की गोली ने इसे अपाहज बना दिया था। इसके दिमाग का सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा काम कर रहा था। रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी और वो ना तो पूरी तरह खड़ा हो सकता था और ना मुंह खोल सकता था। यही वजह थी कि बच्चों की तरह तुम्हारी गोद में खेलता रहा और इस वक्त तुम जिंदा और सलामत मेरे सामने खड़े हो। दुआ वाइस के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, तो देखा आपने खावर रेंगती मौत को पल पल करीब से महसूस कर रहा था। जिंदगी का ये हादसा ये इंसान साल नहीं भूल सकता। इसके साथ ही अपनी होस्ट दुआ वाइस को दें इजाजत। मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।